Which one among the following established the first global capability center in India? Texas Instruments. निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किया था? तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप क्वेश्चन जो है खुद चेक कर लेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं जीवीसी मिला रखा है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद साझा करना, और वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस मिला रखा है जीवीसी से संबंधित व्यापार पर डाटाबेस से। चालू खाता घाटा सीएडी दिखा रखा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से। तो देख लेना कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड? ग्लोबल वैल्यू चेन्स जीवीसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग से मिला रखा है, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस मिला रखा है डाटाबेस ऑन जीवीसी रिलेटेड ट्रेड से, और करंट अकाउंट डिफेक्ट सीएडी मिला रखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो देख लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, इसमें खुद से देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुद्रा मूल्य ह्रास करेंसी डेप्रिसिएशन किस प्रकार से निवल निर्यात नेट एक्सपोर्ट्स की वृद्धि को प्रेरित कर सकता है? तो निर्यात लागत में कमी करके, ठीक है, इसमें ऐसे हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कैन करेंसी डेप्रिसिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स? तो बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मूल मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्या है? तो सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा मदे घटाने पर। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि कोर इन्फ्लेशन इज सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप पोषण बी पढ़ाई बी पीबीपीबी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ की गई थी? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। उसमें अगला क्वेश्चन है, इन अलाइनमेंट विद द गाइडलाइंस ऑफ एनईपी 2020 पोषण भी और पढ़ाई भी पीबीपीबी वाज लॉन्च्ड अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्लैक्सी वर्कर्स को परिभाषित करता है? तो संगठित संविदा के माध्यम से नियोजित औपचारिक संविदा कर्मचारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लैक्सी वर्कर्स इन इंडिया? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है? तो वो है निष्ठा। क्या है वो? निष्ठा है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो वो है निष्ठा। क्या है वो? निष्ठा है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर को हस्तचालित रूप से मैन्युअली मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैन्युअली? तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, मायोपिया जो किस नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है निकट दृष्टिता। इसमें जो है नज़दीक का तो दिखता है, ठीक है, नियर साइटेडनेस इसको बोलते हैं, नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता मायोपिया में। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी रफ क्यों दिखती है? इसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। वाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो थायरोक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। बाकी जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन्स ये सभी जो है पादप हार्मोन है। उधर क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांट हार्मोन? थायरोक्सिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। बाकी गिबरेलिन्स और एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन्स जो है ये सभी क्या है? मतलब ये प्लांट हार्मोन्स है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि मनुष्य में सामान्य प्रंकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर होता है? तो वो होता है Hg का 120 mm होता है। इधर क्या है ये The normal systolic pressure in humans beings is 120 mm of Hg। 120 mm of Hg होगा इसका आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्पंजेस निम्नलिखित में से किस संघ फाइलम से संबंधित है? तो वो है पोरीफेरा से। किससे है? पोरीफेरा से। स्पंजेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? तो वो पोरीफेरा से। और लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज जो है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। उसके बाद एंजाइम जो सामान्य अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं किंतु जिनमें अमाइनो अम्ल संगठन भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें सामान्यतः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो उनको किया जाता है आइसो एंजाइम्स में, सम एंजाइम में। ठीक है। द एंजाइम्स विच कैटलाइजेस द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन आर कॉमनली रेफर्ड एज तो उनको बोलते हैं आइसो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको? आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है
कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने वो होते हैं, तो उसमें होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसी पायरुवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं फोटोरिसेप्टर सेल्स विद्यमान नहीं होती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु होता है वो। ठीक है, क्या होता है? अंध बिंदु होता है। द ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटोरिसेप्टर सेल्स, दिस इज आइडेंटिफाइड एज, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो मतलब ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट जहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं तो वो होता है फोविया भी, डार्क स्पॉट भी, ऑर्बिट भी। ठीक है, बाकी जो ये गर्तिका फोविया है और ये जो है अदीप्त बिंदु, डार्क स्पॉट और नेत्र कोटरी, यहाँ जो ऑर्बिट है यहाँ पे इसका मतलब प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। लेकिन ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये लैक करता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? Which of the following Constitution Amendment Acts introduced GST goods and services tax in the course of interstate trade or commerce? तो वो है Constitution 101st Amendment। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी माल और सेवा कर का प्रवर्तन किया गया था? तो वो था संविधान 101वां संशोधन अधिनियम। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में से किसे एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है किसको? यूएनएचसीआर को। किसको मिला है? यूएनएचसीआर को। विच वन अमंग द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस? तो वो है यूएनएचसीआर। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, बात सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की संस्तुति करने के वाली समिति में गृह मंत्री एक सदस्य के रूप में होते हैं, तो बात सही है। कतिपय परिस्थितियों में लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े समूह के नेता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की संस्तुति करने वाली समिति में हो सकते हैं, तो ये बात भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज द मिनिस्ट्री of Home Affairs as one of the members, and in certain circumstances the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of General Vigilance Commissioner। उसके बाद यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के द्वारा इसमें सवाल क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन तो हो गया था। उधर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व ऑन, तो वो ऑब्जर्व किया गया 15 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के द्वारा यथा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 सितंबर को। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके शासी परिषद के अध्यक्ष हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल इसके शासी परिषद के एक सदस्य हैं। दोनों ही पॉइंट्स जो है वो सही है। इधर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज आर करेक्ट? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यह एक सांविधिक निकाय है और इसके पास महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का जो है वो अधिदेश है और इसके पास महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने का अधिदेश है। ये तीनों ही पॉइंट जो है वो सही है। उधर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि which of the following statements about the National Commission of Women for the Women are correct? तो यहाँ पे जो है it is a statutory body and it has the mandate to review the constitutional and legal safeguards for the women and it has the mandate to advise the government on all the policy matters affecting the women। तीनों ही बात जो है वो क्या है? सही है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली नवीनतम भाषा है? अभी जो ऐड हुई है वो है मैथिली। कौन सी है? मैथिली है। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दैट इज मैथिली। क्या है वो? मैथिली है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए सबसे अधिक स्थान और सीटें हैं? तो वो है तमिलनाडु। क्या है वो? तमिलनाडु है। ठीक है। इधर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट
हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वह तमिलनाडु। अगला जो सवाल है वो ये है, सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पूर्वी नदियां शब्द का अर्थ है सतलुज, ब्यास और रावी, तीनों नदियां सही है। पश्चिमी नदियां शब्द का मतलब होता है सिंधु, झेलम और चिनाब, तीनों नदियां, तो ये बात दोनों ही सही है। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी इज और आर करेक्ट? द टर्म ईस्टर्न रिवर्स मीन्स द सतलुज, द ब्यास एंड द रावी टेकन टुगेदर, एंड द टर्म वेस्टर्न रिवर्स मीन्स द इंडस, द झेलम एंड द चिनाब टेकन टुगेदर। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे संविधान 86वीं संशोधन अधिनियम से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अध्याय में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो ये बात गलत है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। काम पाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तो काम पाने का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। इधर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये बात क्या है? गलत है। एंड राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये बात भी क्या है? गलत है। अगला जो सवाल है वो ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित राज्य के अंतर्गत है, तो भारत की संसद भी, राज्य सरकारें भी और राज्य विधानमंडल भी और भारत में स्थानीय प्राधिकारी भी। इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड्स, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी, लोकल अथॉरिटीज इन इंडिया भी, ऑल दी पॉइंट्स आर करेक्ट हियर। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? अगला जो सवाल है वो ये है कि भारत की संसद के सदस्यों के लिए संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो अध्यक्ष विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न के अन्वेषण के लिए स्व प्रेरणा से निर्देश देने के लिए सख्त है, और विशेषाधिकार के प्रश्न को कार्यसूची में अन्य मदों से प्राथमिकता दी जाती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद रिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? सो द स्पीकर इज empowered to refer suo moto any question of privilege for the investigation. A question of privilege is accorded priority over other items in the list of the business, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रस्ताव को किसी भी तात्कालिक महत्व के विषय पर लाया जा सकता है जो किसी राज्य सरकार की अधिकारिता में भी हो सकता है, तो ये बात गलत है। बाकी जो स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है कि इसका उद्देश्य हाल ही कि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया होती है, अध्यक्ष को समिति देने से इंकार करने का जो है पूर्ण विवेकाधिकार होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एडजॉर्नमेंट मोशन इन the Parliament of India is not correct. So this motion can be invoked on any matter of urgent importance that may even be within the jurisdiction of a state government, तो ये बात गलत है। Its objective is to draw attention of the house to any recent matter of the urgent public importance, ये ठीक है। Adjournment motion is an extraordinary procedure, ये बात ठीक है। And the chair has absolute discretion to refuse consent, ये बात जो है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय में विशेष रूप से संबंधित है? तो उत्सर्जन में कमी, ये जो है द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिजल्ट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज, तो वो है एमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है ये। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन 1947 में विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी था? तो ये था सिरिल रेडक्लिफ। क्या था? सिरिल रेडक्लिफ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द demarcating the borders between the India and Pakistan during the पार्टीशन इन 1947, तो वो था कौन था? सिरिल रेडक्लिफ। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कोई बोलता है कि वह चिकित्सा व्यवसायी मेडिकल प्रोफेशनल थी, ये बात सही नहीं है। कोई बोलता है उन्हें 1956 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ये सही नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि पुरुषों के कॉलेज में प्रवेश लेने वाली वह पहली छात्रा गर्ल स्टूडेंट थी और वह ब्रिटिश भारत में पहली महिला विधायक लेजिस्लेटर थी। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी अ फ्रीडम फाइटर इज नॉट करेक्ट? तो शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, कोई बोलता है कि ये बात गलत है, कोई बोलता है कि शी वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 1956, ये बात गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन द ब्रिटिश इंडिया एंड शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इनटू द मेंस कॉलेज। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ peace must be constructed, and this observation can be found in the constitution of which one of the following organs of the United Nations? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के मानस माइंड में होता है, इसलिए शांति की रक्षा भी लोगों के मानस में ही रची जानी चाहिए। यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित किस अंग के संविधान
में मिलती है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद द यूक्रेन? तो कौन सी नहीं करती? तो लिथुआनिया नहीं करती है, बाकी पोलैंड, रोमानिया और बेलारूस करती है। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो लिथुआनिया नहीं करता, बाकी पोलैंड, रोमानिया और बेलारूस करता है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 की संस्तुति की थी और भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापित किया गया है। ये बात जो है वो सही है। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? सो फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन penal code 1860 and Indian penal code 1860 has been completely replaced by the भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इधर जो है भारत सरकार के द्वारा गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काला कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये बात जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद ये बात जो है वो सही है। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है, ये तृतीय पिछड़ा वर्ग नहीं है, इसमें जो शायद दूसरा पिछड़ा वर्ग है। कुछ इस तरीके से ये बोल के फिर स्टेटमेंट गलत किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है इसमें ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेटिंग अप ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया। तो फर्स्ट जो है वो तो ठीक है, ये द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज काला कालेकर कमीशन, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो फायरवॉल का प्रयोजन है? तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच एक्सेस को रोकना, ये जो है फायरवॉल का प्रयोजन है। इधर क्वेश्चन क्या है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फायरवॉल? तो प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिंकर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी स्प्रेडशीट और ऑटोकैड और एमएस पावर पॉइंट ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो लिंकर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, एमएस पावर पॉइंट ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर? तो ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि पाठ्यांश टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो और प्रतिबिंबो इमेजेस के अन्योन्य क्रियाशील संयोजन इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इसमें बोलते हैं एवीए बोला जाता है, ठीक है। इसमें एवीए बोला जाता है। बाकी ऑप्शन भी इसमें सॉरी दे रखे हैं कि व्हाट इज इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस टर्म्ड एज। तो इसमें ए भी सही ऑप्शन होगा, देख लेना कौन सा होगा। बाकी अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता है? तो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए समान प्रकार का डेटा संचित करना। कोई बोलता है कि ये ठीक है, कोई बोलता है कि मनुष्य के निर्णय है, डिसीजन मेकिंग की प्रतिकृति तैयार करना, रेप्लिकेट करना, ये ठीक है। तो विच वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देख लेना इसका क्या सही निकलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किस संगठन संस्थान के द्वारा हाल ही में भारत विद्या प्रयोजन, बेहतर भारत और नारी संवाद प्रकल्प जैसे नए पहल को प्रारंभ किया गया है? तो वो है साहित्य अकादमी, कुछ बोलते हैं कि इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA। तो कोई कौन सा सही माना जाएगा वो देख लेना। विच organization or institute has recently started the new initiatives such as Bharat Vidya Priyojana, बेहतर भारत एंड नारी संवाद प्रकल्प? तो इसका कोई बोलता है साहित्य अकादमी है, कोई बोलता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA है। तो ये चेक कर लेना। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है विच वन अमंग द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन प्रमोटिंग टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लॉर्ड बुद्धा's टीचिंग एंड वैल्यू ऑफ लव, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस फॉर डेवलपिंग गुड मोरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस? तो इसका सही उत्तर जो है, कोई बोलता है कि इसका सही उत्तर जो है वो होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। कोई बोलते हैं कि नवा नालंदा, महावीरा नालंदा, ये होगा। तो देख लेना इसका क्या सही उत्तर निकलता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान अच्छे नैतिक मूल्यों और व्यवहार को विकसित करने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और प्रेम, करुणा और अहिंसा के मूल्य को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने को बढ़ावा दे रहा है? तो कोई बोलता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, और कोई बोलता है
मतलब किसी ने एनसीईआरटी को माना है, कोई बोलता है कि नव नालंदा महाविहार नालंदा होगा। तो देख लेना इसका सही उत्तर क्या होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निर्भया कोष एक अव्ययपगत समग्र निधि नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सुधार हेतु अभिकल्पित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इसे किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो कोई बोलता है महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो कोई बोलता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसको देख लेना क्या इसका सही उत्तर होगा। निर्भया फंड अ नॉन lapsable corpus fund which is to be utilized for the project specifically designed to improve the safety and security of women is administered by, कोई बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा इसका सही उत्तर, कोई बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। तो देखते हैं इसका क्या सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2015-2016 में प्रारंभ की गई परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य है मानसून पर कृषि की निर्भरता को कम करना। इधर क्वेश्चन जो है वो ये है कि द परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च्ड इन 2015-2016 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्ड टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ एक पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की है? तो वो की है 2016 में। इधर क्वेश्चन जो है कोई बोलता है 2016 में, तो कोई बोलता है 2021 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देख लेना। इधर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। तो ये जो है क्या है, ये सहकार से समृद्धि, कोई 2021 बोल रहा है, कोई 2016 बोल रहा है। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडिया हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो है इसका उद्देश्य भारत में ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है और 2024 में भारत ने ई खुदरा वैधन ई रिटेल पेनिट्रेशन में चीन को पछाड़ दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज और आर करेक्ट? तो वो होगा इट्स एम इज टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया एंड इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, अगला सवाल जो है वो ये है अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान की खोज में नवोन्मेष इंस्पायर नामक प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज मानकम स्कीम में कौन सम्मिलित है? तो 19-25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक कार्यक्रम में अध्ययनरत कॉलेज छात्र, ठीक है। और कोई बोल रहा है इसमें होगा इंक्लूड 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के कक्षा 6ठी से 10वीं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज मनक innovation in science pursued for the inspired research inspire caters to the school children studying in classes 6 to 10 in the age group of 10 to 15 years। तो कुछ बोलते हैं कि the college students studying in the undergraduate program in the age of group of 19 to 25 years। तो ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया है? तो श्री गुकेश डी को भी और श्री हरमनप्रीत सिंह को भी और श्री प्रवीण कुमार को भी और सुश्री मनु भाकर को भी। हु अमंग द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? तो श्री गुकेश डी भी, श्री हरमनप्रीत सिंह भी और श्री प्रवीण कुमार भी और MS मनु भाकर भी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के एक प्रमुख फिल्मी व्यक्तित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वे 1970 के दशक में जो है फिल्मों की श्रृंखला के साथ उभरे थे जिन फिल्मों ने मुख्यधारा बॉलीवुड को चुनौती दी थी। वे भारत एक खोज के लिए व्यापक रूप से जाने गए थे जो कि 53 एपिसोड की एक ऐतिहासिक लैंडमार्क्स टेलीविजन श्रृंखला थी। उन्होंने शेख मुजीबर रहमान पर 2023 में विमोचित होने वाली बायोपिक जीवन चलचित्र का निर्देशन किया था। तो वो है गोविंद निहलानी और कोई बोल रहे इसको कि है श्याम बेनेगल। तो देख लेना इसमें क्या सही उत्तर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो सवाल है यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन हैदराबाद। ही emerged in the 1970s with a series of films that challenged mainstream Bollywood. He became widely known for the Bharati Khoj, a landmark 53 episode
television series. He directed a 2023 biopic about Sheikh मुजीबुर रहमान. Identify the personality from the following. तो कोई बोलता है श्याम बेनेगल है, कोई बोलता है गोविंद निहलानी है, देख लेना कौन सा है. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो वो है कुवैत का. The order of मुबारक अल कबीर इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत. अगला सवाल जो है वो ये है कि बाल्ड ईगल को हाल ही में आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो वो किया गया है यूएसए का. किसका किया गया है? यूएसए का. ये जो है बाल्ड ईगल हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो वो है यूएसए. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, सूर्य किरण भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो वो है नेपाल. क्या है वो? नेपाल है. इधर क्वेश्चन जो है वो ये है कि सूर्य किरण अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इसमें जो स्टेटमेंट बोला गया है कि मोइडम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. के बाद जो है वो सही है. कोई बोलता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली. ये बात ठीक है. कोई बोलता है प्रोजेक्ट पारी इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये बात सही है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है इधर हिंदी में, इसको हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मोदाइम अहोम राजवंश की टीला समाधि व्यवस्था मोइडम द माउंट बेरियल सिस्टम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. कोई बोलता है बेसी. ये बात ठीक है. कोई बोलता है कि भारत सरकार ने पाली, असमिया और बंगला और मैथिली के शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस प्रदान किया है. ये बात ठीक है. और PRI परियोजना प्रोजेक्ट पारी शिक्षा मंत्रालय की पहल है. ये बात ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित निम्नलिखित PSLV में से कौन सा उसके मिशन के साथ सही सुमेलित नहीं है, तो PSLV C59 प्रोबा 3 के साथ मिशन के साथ मैच है, ये सही नहीं है. तो कोई बोलता है PSLV C60 स्पेडेक्स, ये तो ठीक है ही. और PSLV C58 जो है एक्सपोसेट के साथ जो मिल रखा है ये भी ठीक है. कुछ बोलते हैं कि PSLV C57 DSCR के साथ SAR के साथ मिला हुआ, ये गलत है. Which one of the following PSLVs launched by the ISRO is not correctly matched with their missions? किसी ने बोला कि PSLV C59 प्रोबा 3 ये नहीं है. किसी ने बोला PSLV C57 DSCR ये नहीं है. बाकी PSLV C60 स्पेडेक्स ये ठीक है. और PSLV C58 एक्सपोसेट ये ठीक है.